अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी एंड डेंसिटी के बारे में। ये लास्ट पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इससे पहले हम काफ़ी पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में इनके ट्रेंड को भी एक्सप्लेन किया जाएंगे। हम देखते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी को हम दो तरीके से इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि किसी एटम की, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की कैपेसिटी, ठीक है, किस चीज़ की कैपेसिटी कि वो दूसरे के साथ किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ एटम, कैपेसिटी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? जिसके ऊपर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ठीक है। किसी एटम की, किसी मॉलिक्यूल की या किसी रेडिकल की ये कैपेसिटी कि वो किस तरह का केमिकल रिएक्शन करेगा, अंडरगो केमिकल रिएक्शन, वो कहलाती है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी। क्योंकि डिफरेंट तरह के एटम होते हैं, डिफरेंट तरह के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हर एटम की, मॉलिक्यूल की या किसी रेडिकल की रिएक्टिविटी सेम नहीं है। हर एटम, मॉलिक्यूल या रेडिकल की अपनी कैपेसिटी है, ठीक है। किसी एटम, मॉलिक्यूल या रेडिकल की ये कैपेसिटी कि वो दूसरों के साथ किस तरह का केमिकल रिएक्शन करता है, वो होती है केमिकल रिएक्टिविटी। अच्छा, केमिकल रिएक्टिविटी को हम एक और वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। किसी एलिमेंट, यानी कि ये जो सारी किसी रेडिकल, एटम, मॉलिक्यूल की ये टेंडेंसी कि वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे, ये भी उसकी एलिमेंट की क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्टिविटी। क्योंकि एक्चुअल में केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर हो ही यही प्रोसेस हो रहा होता है कि एलिमेंट्स अपने आप को, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एलिमेंट्स जो कोशिश करते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं या तो 2 कंप्लीट हो जाएं। वो एलिमेंट्स जो 8 को फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, और जो 2 को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं वो डुप्लीट रूल को फॉलो करते हैं। तो अब उस रूल को फॉलो करने के लिए वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करते हैं या तो गेन कर रहे होते हैं। यही उनकी क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। अब हम इनका ट्रेंड देख लेते हैं ग्रुप्स में और पीरियड्स में। ग्रुप में, अच्छा, उस दिन मैंने आपको शार्ट सा पीरियाडिक टेबल का भी इंट्रो करवाया था कि पीरियाडिक टेबल में किस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। आपने देखा था कि पीरियाडिक टेबल में एक बहुत बड़ा पोर्शन एलिमेंट्स का वो मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स और बाकी जितने भी हैं मेटलाइड्स वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर पीरियाडिक टेबल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी नेचर क्या होती है? मेटेलिक नेचर होती है, ठीक है। इसलिए ये जो केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड है ये मेटल के केस में भी डिफरेंट होता है, और जो नॉन मेटल के केस में इसका ट्रेंड थोड़ा सा क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। पहली बात आप ये याद रखें कि जो ग्रुप्स में अगर हम ये देखें कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सपोज मैं अगर पहले ग्रुप की बात करूं, ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास आता है लिथियम, ऊपर हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन में इसलिए नहीं लिखा कि वो क्योंकि वो नॉन मेटल है, ठीक है। मैं सारी मेटल्स की बात करी, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। इन सब की जो रिएक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम है, आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सेम है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आउटर मोस्ट शेल इस तरीके से होगा, इसका इस तरीके से होगा, इसका इस तरीके से, इसका ये, सॉरी सब में 1 है, और इसका ये, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही मौजूद है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट क्या होती हैं? सेम होती हैं, ठीक है। पहली बात है कि वो रिएक्टिविटी सेम होती हैं, लेकिन वो सेम ये होती हैं कि उनका वे ऑफ रिएक्शन सेम होगा। क्या
कि वो आपने यानी ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं जब भी वो किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो अपना आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को हार्च करेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज कर लेंगे, ठीक है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर हम एक अलग सेंस में देखें कि क्या ये जो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है ये तमाम एलिमेंट्स का सेम है, नहीं। अब ग्रुप्स में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जाते हुए इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज टॉप टू बॉटम। क्या इंक्रीज होती है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो सलाहियत होती है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन को निकालने की सलाहियत से मुराद यह है कि उनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। उसकी मेन रीज़न भी यही है कि क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए साइज़ बढ़ता जाता है, जितना साइज़ बढ़ेगा न्यूक्लियस का बाहर वाले शेल पे कंट्रोल कम हो जाता है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, लूज़ कर जाते हैं। इसी वजह से अगर हम ये जो इस ग्रुप का पहली मेटल है लिथियम, उसका अगर हम कंपेयर करें सीजियम के साथ तो लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम उससे ज़्यादा रिएक्टिव, पोटाशियम उससे ज़्यादा, और इन सब में जो है फ्रांसियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ दियर साइज, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स के केस में जो ग्रुप्स मेटल के हैं, मेटल्स के केस में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किस केस में, मेटल के केस में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन यही जो रिएक्टिविटी है ये नॉन मेटल के केस में टॉप टू बॉटम जाते हुए डिक्रीज हो जाती है, नॉन मेटल, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल के नॉन मेटल हैं, जैसे ग्रुप नंबर में अगर 17 के एलिमेंट्स की बात करूं, ठीक है, ग्रुप नंबर 17 में हमारे पास टॉप पे जो एलिमेंट आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है। नॉन मेटल के केस में ये जो टॉप टू बॉटम नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होने के बजाय क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज टॉप टू बॉटम, ठीक है। आप देखें कि केमिकल रिएक्टिविटी के दो तरह के ट्रेंड्स हमारे पास शो हुए हैं यहाँ पे। मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, बट नॉन मेटल के केस में रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, ठीक है। क्यों, अब नॉन मेटल का अलग केस है। नॉन मेटल में उन्हें इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना होता बल्कि इन्हें इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, गेन होता है। इन सब की अगर हम देखें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में देखें ये होता है 2s, सॉरी ये इसका इस तरीके से होता है 2s2 2p5 3s2 3p5, इसी तरह यहाँ पे 4s2, ये सबसे बाहर वाले शेल की मैं कन्फिगरेशन लिख रही हूँ, ठीक है, 4p5, इसी तरह 5s2 5p5, ठीक है। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको याद हो, हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो आगे वाले ग्रुप्स हैं इनका जो ग्रुप नंबर होता है उसमें से 10 माइनस कर लें तो जो माइनस करके जो आंसर आएगा उतना उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, गेन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें रिएक्टिविटी डिक्रीज की होती है। इसकी रीज़न भी देख लें कि अब देखें फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आपको पता है बहुत कम साइज होगा, तो इसका बाहर वाले शेल पे कंट्रोल भी होगा, तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए साइज़ बढ़ जाता है, तो साइज़ की इंक्रीज होने से ये होगा कि साइज़ इतना बढ़ जाएगा कि अंदर वाला जो शेल है न्यूक्लियस का बाहर वाले शेल के ऊपर कंट्रोल बहुत कम से कम हो जाएगा। तो कंट्रोल कम होने की वजह से बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेना भी क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का उस टाइम बाहर वाले शेल के ऊपर इतना उस तरह से कंट्रोल नहीं रहेगा। इसी वजह से टॉप टू बॉटम नॉन मेटल के केस में रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होता है, गेन करना होता है। इधर इंक्रीज इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रही थी, अब बाहर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान हो गया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने गेन होना है। इसी वजह से नॉन मेटल के केस में रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम दूसरा इसका ट्रेंड देते हैं, ट्रेंड इन ग्रुप्स के पीरियड्स के अंदर रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखते हैं।
कि पीरियड्स के अंदर किस तरीके से होती है। ठीक है, पीरियड्स में क्या होता है कि शुरू में रिएक्टिविटी मतलब कि जब हम पीरियड लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो पहले डिक्रीज़ होती है और फिर इंक्रीज़ होती है। ठीक है, पीरियड के केस में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं रिएक्टिविटी फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीज। ठीक है, पीरियड के केस में पहले रिएक्टिविटी क्या हुई, डिक्रीज हुई और फिर क्या हुई, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्योंकि आप देखें मैं अगर एक पीरियड की बात करूं, लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम है, ये पीरियड नंबर 2 की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम के बाद एलिमेंट आ जाता है बोरान, बोरान के बाद एलिमेंट आता है कार्बन, फिर होता है नाइट्रोजन और फिर होता है ऑक्सीजन और फिर होता है फ्लोरीन और फिर होता है नियॉन। ठीक है, तो शुरू में रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो शुरू के एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, लॉस करना होता है, लूज करना होता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, लूज इलेक्ट्रॉन। और जबकि जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, गेन करना होता है। यहां तक ये जो है, अच्छा यहाँ पे आप देखें जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का ट्रेंड है ये कम होता जाएगा। ठीक है, यानी कि शुरू में देखें इधर से जब हम उधर जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, क्योंकि पीरियड में हमने पढ़ा था ना पीछे के लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज होता है। साइज के डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा। बोरान तक इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर यहाँ पे आप देखें कार्बन के केस में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। उसके बाद फिर देखें फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, लूज के बजाय इलेक्ट्रॉन को गेन। अब देखें लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज हुई इधर तक, फिर उसके बाद अगेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में रिएक्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। क्योंकि एक ही पीरियड में दो तरह की चीज़ें हो रही हैं, कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से पीरियड में क्या ट्रेंड है कि शुरू में रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है और अगेन रिएक्टिविटी फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड होता है उसको भी अगर मैं लिखूं कि लिथियम के नीचे हमारे पास सोडियम होता है, यहाँ पे बेरिलियम के बाद यहाँ पे हमारे पास होता है मैग्नीशियम, यहाँ पे होता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, क्लोरीन और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आर्गन। ठीक है, इसमें हम देखें अगर हम आपस में वो करें तो ये इन सब में जो सोडियम है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, रिएक्टिव मेटल है। तो अब इसी पीरियड का जो फोर्थ मेंबर है हमारे पास सिलिकॉन। ठीक है, ये हमारे पास क्या, ये तीनों पहले मेटल है और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन मेटल हो जाएगी। देखेंगे जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये सारी मेटल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, जो ही हम इधर पहुँचेंगे नॉन मेटल हो गए तो ये एज़ कम्पेयर टू रिएक्टिव, अगर मेटल से हम इसका कंपेयर करें तो ये उसकी निस्बत लेस रिएक्टिव है सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद जो ही हम सिलिकॉन से आगे क्लोरीन की तरफ मूव करते हैं तो अगेन रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, क्लोरीन इनकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, आप दोनों के केस में आपने दोनों पीरियड्स में देखा होगा कि शुरू में मेटल्स हैं ये रिएक्टिव हैं, दरमियान में हमारे पास नॉन मेटल, ऐसी नॉन मेटल आई है कि जो कि बहुत लेस रिएक्टिव है। ठीक है, फिर अगेन हमारे पास नेक्स्ट क्लोरीन आ गया जो कि मोस्ट रिएक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसका अगर हम ट्रेंड देखें जो इनमें सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम की निस्बत और मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आगे एल्यूमिनियम की निस्बत। इसी तरह अगर हम इनकी रिएक्टिविटी आपस में कंपेयर करेंगे जो लास्ट पे नॉन मेटल्स है, इनमें हमारे पास फास्फोरस लेस रिएक्टिव होता है सल्फर से और सल्फर लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से, और इनके पीछे हमारे पास आ जाता है सिलिकॉन। ठीक है, पीरियड नंबर 2 की अगर बात पीरियड नंबर ये 2 नहीं है, पीरियड नंबर हमारे पास ये 3 है। पीरियड नंबर 3 के टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, ये तो लास्ट वाला नोबल गैस है। ठीक है,
फिर ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं 7 एलिमेंट्स, ये इसके तरह बनने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए आर्गन की तरह हो जाए। ठीक है, ये नोबल गैस है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि ये स्टेबल होते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट्स इस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। इस जैसा बनने की जब कोशिश करते हैं तो 3 हमारे पास मेटल्स हैं और 4 हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी अगर हम आपस में कंपेयर करें तो सोडियम की सबसे ज़्यादा है, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम की उससे कम और एल्यूमिनियम की उससे कम, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, फिर जब हमारे पास नॉन मेटल स्टार्ट हो रही है तो नॉन मेटल से क्लोरीन की तरफ जाएं तो रिएक्टिविटी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जैसे सिलिकॉन लेस रिएक्टिव फास्फोरस, लेस रिएक्टिव सल्फर और लेस रिएक्टिव क्लोरीन। सेम यहाँ पे कार्बन लेस रिएक्टिव नाइट्रोजन, लेस रिएक्टिव ऑक्सीजन एंड लेस रिएक्टिव फ्लोरीन। इन सब में फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव है। यानी कि आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड बन रहा है कि हमारे पास रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज़ हो रही है और फिर हमारे पास रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये था, हमने केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन किया। अब जो इसी का सेकंड टॉपिक जो आज हमने देखना है वो है डेंसिटी, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले डेंसिटी का देखें कि डेंसिटी का हम फार्मूला देख लेते हैं, उससे फिर ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेंसिटी का फार्मूला होता है m/v। डेंसिटी क्या चीज़ होती है, मैस और वॉल्यूम, कि किसी चीज़ का कितना मैस है और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, वो कहलाती है उस चीज़ की डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेंसिटी का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, डेंसिटी का मैस के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, और डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जिस चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, और जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, पहली चीज़ आपने ये याद रखी है कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी होती है मैस और वॉल्यूम, डिपेंड करती है मैस पे भी और वॉल्यूम पे भी। जितना मैस ज़्यादा है उतना डेंसिटी ज़्यादा है, और जितना वॉल्यूम ज़्यादा है उतनी डेंसिटी कम है। जो डेंसिटी का ट्रेंड है वो ग्रुप्स और पीरियड्स में मिला जुला सा होता है, कभी इंक्रीज हो रही होती है, कभी डिक्रीज हो रही होती है। अब देखें कि अगर हम डेंसिटी का ग्रुप्स के अंदर देखें, ग्रुप्स में, ठीक है, ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हुए एलिमेंट्स का मैस भी बढ़ता जाता है। ठीक है, एक तो साइज बढ़ता है लेकिन साइज के साथ उनका मैस भी तो बढ़ रहा होता है टॉप टू बॉटम। इसी वजह से ग्रुप के अंदर क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इंक्रीज कर रही है, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मैस। इंक्रीज ऑफ मैस, आपने ये बात याद रखनी है कि जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं जब भी आप उनको एक्सप्लेन करेंगे तो उनकी जो रीज़न होगी साथ लाजमी मेंशन करनी है कि ये जो कोई प्रॉपर्टी है ग्रुप में इंक्रीज़ हो रही है, क्यों इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्यों डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जैसे देखिए ग्रुप्स के अंदर डेंसिटी क्यों इंक्रीज़ हो रही है टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हुए उनका जो मैस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम ये जो ग्रुप नंबर 1 है इनकी डेंसिटीज़ को एक्सप्लेन करें तो जो यहाँ पे देखें टॉप पे जो लिथियम है इसकी डेंसिटी होती है 0.53। डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह हमारे पास ये जो एलिमेंट है सीजियम, देखें ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी होती है 1.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखें इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि लिथियम का मैस कम है और इसका मैस ज़्यादा है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, मैस को यहाँ पे हमने किस में लेना होता है, ग्राम में, और सेंटीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या बन जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, उसके बाद अगर हम पीरियड्स के केस में देखें कि पीरियड्स के केस में क्या होता है कि कभी इंक्रीज़ हो रही होती है और कभी डिक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, पीरियड के केस में देखें शुरू में इंक्रीज़ होती है, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। शुरू में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, और फिर क्या होती है, डिक्रीज़ करती है, क्योंकि आपको पता है लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ मज़ीद जो है वो
कम से कम होता जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये वाला पीरियड है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसकी अगर हम डेंसिटीज़ की बात करें तो इसमें जो हमारे पास पहला एलिमेंट है सोडियम, इसकी डेंसिटी हमारे पास हो जाती है 0.97, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारे पास एल्यूमिनियम की अगर हम देखें वो हो जाती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद जबकि लास्ट जो मेंबर है वो क्या होता है, गैस है, ठीक है। इसी वजह से उनकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, यानी पीरियड के केस में ये इंक्रीज़ क्यों होती है और फिर डिक्रीज़ क्यों होती है। यहाँ पे आप देखें लेफ़्ट टू राइट। अब देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि डेंसिटी का ताल्लुक दो चीज़ों के साथ है, एक मैस और वॉल्यूम के साथ। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मैस तो उनका इंक्रीज़ हो रहा होता है, इस वजह से लेफ़्ट टू राइट जाते हुए शुरू में डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। फिर डिक्रीज़ क्यों हो रही है, लास्ट पे अगर हम उनका रेडियस देखें एलिमेंट का, रेडियस तो उनका कम से कम हो जाएगा, मतलब ओवरऑल उनका साइज़ कम होगा, लेकिन असल में जो ओवरऑल उनकी जो फिज़िकल स्टेट है वो चेंज हो जाती है। यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जो लास्ट एलिमेंट है हमारे पास क्लोरीन, वो हमारे पास किस फॉर्म में है, गैस। आर्गन भी गैस फॉर्म में। अब आपको पता है कि जो चीज़ें गैस फॉर्म में होती हैं, तो गैस फॉर्म में होने की वजह से उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा तो उतनी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आप ओवरऑल याद रखें कि जो हमारी चीज़ें हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। उनकी निस्बत जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनकी डेंसिटी सॉलिड की निस्बत कम होती है, और जो चीज़ें गैस फॉर्म में होती हैं उनकी डेंसिटी जो होती है मज़ीद कम हो जाती है, क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए मेन रीज़न क्या है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट्स की नेचर ही, फिज़िकल स्टेट जो है वो ही चेंज हो जाती है। एलिमेंट्स पहले सॉलिड, जो सोडियम है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। सॉलिड से आगे जाते जाते एलिमेंट्स हमारे पास किस फॉर्म में चले गए हैं, गैस फॉर्म में चले गए हैं, ठीक है। तो गैस फॉर्म में होने की वजह से उनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। इधर बुक से भी देख सकते हैं जो हमारे पास पीरियड नंबर 3, ये देखें शुरू में एलिमेंट जो हैं जैसे ये देखें, आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें ब्लैक कलर में लिखी हुई हैं वो हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ठीक है। देखें इस पीरियड को गौर से देखें, ये हमारे पास ब्लैक कलर में चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। सल्फ़र तक देखें सब कुछ ब्लैक है, तो जो ही हम लास्ट एलिमेंट्स क्लोरीन और आर्गन तक पहुँचते थे, ये देखें रेड कलर में जो सिंबल लिखे हैं वो गैसेज है, ठीक है। शुरू में जब हम ट्रेंड डेंसिटीज़ का क्या है कि वो कुछ मैस इंक्रीज़ होने की वजह से डेंसिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, बट लास्ट पे देखें क्या हो रही हैं, डिक्रीज़। क्यों डिक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि इनकी नेचर ही चेंज हो गई है। ये सॉलिड फॉर्म से अब इनकी जो नेचर है एलिमेंट्स की, कौन सी नेचर है, गैस नेचर है। यहाँ पे आप देखें इसका 22 है, 24, फिर 26, मैस तो बढ़ रहा है, लेकिन मैस इधर भी बढ़ रहा है, लेकिन मैस के साथ उनकी नेचर के चेंज होने की वजह से ओवरऑल उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने दो टॉपिक को एक्सप्लेन किया, केमिकल रिएक्टिविटी और डेंसिटी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल अगर हम जो बिल्कुल सामने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि डिफाइन केमिकल रिएक्टिविटी, राइट दी ट्रेंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटीज़ इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है, एंड आल्सो एक्सप्लेन रीज़न, ठीक है, कि खाली ट्रेंड एक्सप्लेन नहीं करना बल्कि रीज़न भी एक्सप्लेन करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको कैसे आ सकता है कि कंपेयर दी केमिकल रिएक्टिविटी ट्रेंड ऑफ नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल इन अ ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। है तो दोनों ग्रुप्स, लेकिन एक की इंक्रीज हो रही है, एक की डिक्रीज हो रही है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसी तरह फिर अगर पीरियड्स की बात करें तो वाई केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, फिर इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर लिया है कि आपने इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी क्या है, ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है डेंसिटी का, और ग्रुप्स में क्यों इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद पीरियड में क्यों फर्स्ट इंक्रीज़ हो रही है और फिर डिक्रीज़ हो रही है, और उसकी मेन रीज़न, ठीक है। ये सारी चीज़ें, आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया जिसमें मैंने डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर मज़ीद अभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं,
अगर फिर भी आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।